संसार यह जानने को उत्सुक है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक कैसे किए जा सकते हैं। और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र एक सर्वांगीण ग्रंथ है किसी भी कलात्मक प्रस्तुति के लिए, और उसका उपयोग सिनेमा में भी किया जाता रहा है, जाने अनजाने किया जाता रहा है। या चूंकि आजाद जी यदि सुन रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक हमारे अग्रज मित्र माइक क्रिस्टोफर बिर्स्की संस्कृत के प्रोफेसर पोलैंड में रहे, और पोलैंड के वो राजदूत भी रहे भारत में, क्योंकि वहाँ यूरोप के कुछ देशों में ऐसी प्रथा है कि वो बड़े बड़े विद्वानों को भी राजदूत बना देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा नहीं बन पाई, लेकिन वो संस्कृत पढ़ने के लिए काशी आए थे बहुत पहले। अब तो काशी के लोग उनको याद करते हैं या नहीं, परंतु वे जो ओझा जी शैव दर्शन के बड़े पंडित थे, उनसे जाकर के पढ़ते थे, जिन्होंने की पूर्णता प्रतिविज्ञा नाम से ग्रंथ लिखा है, और हमारे युग की एक विभूति वो हैं। तो नाट्यशास्त्र भी वे उनसे पढ़ते थे। नाट्यशास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने ये देखा कि फिल्मों में और नाट्यशास्त्र में जो विधि विधान बताए गए हैं, जो नाटक की स्ट्रक्चर बताई गई है, संधि संध्यंग बताए गए हैं, अवस्थाएं बताई गई हैं, आरंभ यत्न प्राप्ति आशा निताप्ति फलागम और मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहार, ये 5 संधियां बताई गई हैं। तो बंबई में जो फिल्में बन रही हैं उनमें तो इस तरह का कथा का ढांचा बिल्कुल वैसा ही है जो नाट्यशास्त्र में बताया गया है, और थोड़ा सा अंतर है उसमें, यह वो देख रहे थे। तो वो शब्दावली से परिचित नहीं है, लेकिन उसको वे उपयोग कर रहे हैं अनजाने में। तो उन्होंने लेख लिखे थे इस पर, उस समय दिनमान में भी उनका लेख छपा, हिंदी में भी वो बोल और लिख लेते हैं, अभी है हमारे सौभाग्य से। तो फिल्मों में भी नाट्यशास्त्र की पद्धतियों का अनुकरण किया जाता रहा है। हमारे यहाँ इसीलिए दुखांत फिल्में नहीं प्रायः बनती हैं, सुखांत बनती हैं, जो नाट्यशास्त्र का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से जीवन का एक चक्र पूरा होगा और सुख में ही पर्यवसान होगा। तो यह नाट्यशास्त्र और संस्कृत रंगमंच, उसका भी उपयोग फिल्मों में हो सकता है। और जो पहले फिल्में बनी हैं, शंकराचार्य पर फिल्म बनी, वो बहुत अच्छी बनी थी। विवेकानंद पर फिल्म बनाई गई, ये दोनों फिल्में हमारे देखने में आई और बहुत सुंदर कलात्मक ढंग से बनाई गई। हमें आशा है कि हम ब्रह्मास्मि, ये जो फिल्म आजाद जी ने बनाई, ये भी हमको जल्दी ही देखने को मिलेगी, और इससे एक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, कई तरह के संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। 2 प्रकार की फिल्में हुआ करती हैं, कथा चित्र होता है, वृत्त चित्र होता है। तो संस्कृत में वृत्त चित्र भी बनाए जाने चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। और उसका उपयोग हो सकता है शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत के ज्ञान विज्ञान को प्रसार करने के लिए। यदि हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, अभी एक दीपिका कोठारी हैं, वो योग पर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हैं, उनका प्रदर्शन हो चुका है। उसको यदि संस्कृत में बनाया जाएगा, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वृत्त चित्रों को, तो संस्कृत माध्यम के जो छात्र हैं वे लाभान्वित हो सकेंगे। और जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, संस्कृत के पारंपरिक छात्र, और अपनी प्रादेशिक भाषा तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम में ही बातचीत करते हैं, बोलते हैं, परंतु संस्कृत वे समझ लेते हैं, ऐसे अनेक छात्र मिलेंगे, ऐसा एक बड़ा वर्ग मिल सकता है हमको। तो उसको टारगेट करने के लिए वृत्तचित्र बनाए जा सकते हैं। उसकी संभावना इसलिए है कि हमारे समय में बड़ी बड़ी विभूतियां संस्कृत में हो गई, उनके बारे में कोई नहीं जानता है। हमारे समय में मौजूद है विभूतियां, उनको लोग भूल जाएंगे। हमारे सामने पुष्पा जी विराजमान है, इन पर एक वृत्त चित्र बनाया जाना चाहिए। तो जब तक ऐसे पंडित हमारे सामने हैं, तभी तक उनका जीवन वृत्त चित्र में आ जाना चाहिए। जब वो चले जाएंगे, तब उन पर वो सामग्री नहीं मिल पाएगी। अब मैं 19वीं 20वीं शताब्दी के पंडितों पर कार्य कर रहा हूँ, तो उनकी जीवनियां यदि मैं देखता हूं, तो इतनी आश्चर्यजनक विभूतियां हो रही हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक पंडित साथ लेकर पारडी जैसे बहुत छोटे से गांव में रह करके 400 ग्रंथ स्वयं लिखते हैं और प्रकाशित करते हैं। पूरा ऋग्वेद सायण भाष्य सहित हिंदी गुजराती मराठी अनुवाद सहित कई खंडों में वे अकेले प्रकाशित करते हैं। पूरा महाभारत हिंदी एवं गुजराती अनुवाद सहित वे कई खंडों में प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करते हैं। इस तरह की 400 उनकी किताबें हैं, कुछ किताबें बहुत छोटी छोटी भी हैं। तो अब तो आश्चर्य लगता है कि कोई एक पंडित अकेला अपने बूते पर इतना बड़ा काम कर देता है, जबकि कंप्यूटर नहीं थे, टाइपराइटर भी उस समय इस तरह के नहीं थे, लेटर प्रेस में मुद्रण होता था, एक एक लोहे के अक्षर जो है वो चिमटे से उठा उठा करके प्रूफ बनाया जाता था। तो प्रूफ भी वो देखते हैं। तारानाथ तर्क वाचस्पति
उस समय का सबसे बड़ा विश्वकोश बनाते हैं अकेले अपने भूते भूते पर। 6 खंडों का वाचस्पत्यम वो बना करके तैयार करते हैं, 6000 पृष्ठों का। उसका मुद्रण भी वे कराते हैं, प्रूफ भी वे देखते हैं। इस तरह के कई कार्य अकेले तारानाथ तर्क वाचस्पति करते हैं। तो 19वीं शताब्दी का जो युग है वो ऐसा अद्भुत युग था कि उसमें तिलक हैं, गांधी हैं, अरविंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं। इन्हीं के समकक्ष संस्कृत के पंडित हैं। उनका काम भी उतने ही बड़े स्तर का है। वो भी अपने समय की बड़ी विभूतियां हैं, लेकिन उनको तो भूल गए लोग। तो उनको याद लोग कैसे करेंगे यदि हम वृत्तचित्र बनाते हैं। अब उन पंडितों पर तो वृत्तचित्र बनाना बहुत मुश्किल है इस समय। उनकी जीवनियां यदि मिले और उनको फिर से रिक्रिएट किया जाए तो शायद वृत्तचित्र बन सकते हैं उन पर। लेकिन जो हमारे सामने है कि पंडित भगीरथ शास्त्री वागीश हैं, वो विराजमान है, पुष्पा जी हैं, इन पर वृत्तचित्र बनाए जाने चाहिए। और साहित्य अकादमी में हमने प्रस्ताव किया था कि पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी पर वृत्तचित्र बनाया जाए, तो बना और अच्छा बना है। उनके देखते हुए उनकी उपस्थिति में बन गया, उनसे सामग्री ली गई। सदाशिव ने जो उनके सुयोग्य पुत्र हैं, उन्होंने उसमें बहुत सहयोग किया। तो वो अच्छे वृत्तचित्र इस तरह से बन सकते हैं जब तक कि मौजूद है लोग, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनको बताने वाले मौजूद हैं। तो ये एक धरोहर है जो कि फिल्म के माध्यम से सुरक्षित रखी जा सकती है। राजेंद्र मिश्र जी पर भी प्रस्ताव है साहित्य अकादमी में, लेकिन मुझे उसके बाद पता नहीं कि वो उन पर फिल्म बन पा रही है, बनी है या नहीं। तो फिल्म का माध्यम जो है वो सीडी के माध्यम से भी फिल्में दिखाई जा सकती हैं, स्क्रीन पर सिनेमा हॉल में भी दिखाई जा सकती हैं, कई माध्यमों से, लैपटॉप पर भी हम उसको देख सकते हैं। तो वह तो माध्यम ऐसा है कि उसका अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यह एक बड़ी संभावना इस माध्यम में है और इस तरह की फिल्में बनाई जानी चाहिए। एक तो जो संस्कृत के गौरव ग्रंथ हैं उन पर आधारित फिल्में बनाई जा सकती हैं। ये भास का स्वप्न वासव दत्तम है, वो तो इतना उसका पावरफुल उसका प्लॉट है, ये जबरदस्त उसका प्रभाव हो सकता है, क्योंकि जो इनकी कथाएं हैं वो इतनी ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, उदात्त भूमि पर ले जाती हैं। तो हम दर्शन को लेकर के फिल्म बनाएं ये तो अच्छा है, और दार्शनिक विभूतियों को, संतों को लेकर के फिल्म बनाएं, जैसा कि शंकराचार्य को लेकर के फिल्म बनाई गई, विवेकानंद को लेकर के फिल्म बनाई गई, या अहम ब्रह्मास्मि या फिल्म बनाई गई। लेकिन जो संस्कृत के क्लासिक्स हैं, महान नाटक हैं, कादम्बरी जैसा एक तरह से गद्य काव्य है, तो अपने आप में वो इतना बड़ा ड्रामा खोलता है जीवन का, इतना बड़ा वृत्त समेटता है। तो ये गौरव ग्रंथ संस्कृत के यदि आएंगे इस माध्यम से, तो संस्कृत माध्यम से सरल भाषा में उन पर फिल्में बनाई जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि संस्कृत की भी लोकप्रियता उससे बढ़ेगी। और जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के उच्च आदर्श हैं, उनका भी प्रचार प्रसार हो सकेगा, विश्व में अपने गौरव को भारत स्थापित कर सकेगा। मैं बार बार पुनः अभिनंदन करता हूँ आजाद जी का, और आपको बधाई देता हूँ ओझा जी को कि उन्होंने इस फिल्म को सामने लाने के लिए इतना बड़ा उद्यम किया, और उनकी कर्मठता की मैं सराहना करता हूँ। हमको तो उनकी बहुत प्रशंसा सुनने को मिलती है, उनके व्याकरण के वैदुष्य की, लेकिन इस तरह के सेवा कार्य में भी वो तत्पर हैं, यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनका उद्यम इसी तरह से फलीभूत होता रहे, और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा एक बार पुनः प्रणाम। जी। आजाद जी ने कहा कि हमें संस्कृत के उन विद्वानों से मिलाइए जिनका हम सुन करके कुछ प्रेरित हो सकें। तो हमेशा से हम लोग प्रामाणिक एक शब्द कहते रहते हैं, तो हमने कहा आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो इसके प्रामाणिक आचार्य हैं, जिनके सामने पूरा विश्व आज चाहता है कि हमें कुछ नाट्य की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में मिले। तो इससे बड़ा व्यक्तित्व तो कोई हो नहीं सकता था, आजाद जी को मैं बताना चाहता हूँ। तो इसलिए हमने गुरु जी का दर्शन कराया, और भोपाल में जो ही ये महामारी खत्म होगी, पहला कार्यक्रम हम लोग भोपाल में करेंगे। और इतना ही नहीं, आजाद जी चाहते हैं कि हर 2 महीने पर संस्कृत नाटक कराए जाएं। उसके लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे, और अच्छे से बनारस में हो, भोपाल में हो, हिमाचल में हो, लखनऊ में हो, ऐसे जगहों पर उसको कराया जाए। तो और अहम ब्रह्मास्मि जो पिक्चर है, ये चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर पूरी जो है मूवी बनी हुई है, और जल्दी ही अब चूंकि दिखाने के बाद जो है, अब ये चीज, अब संजोग ऐसा आया कि हम लोग दिखा नहीं पाए। तो गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, और उन्होंने समय दिया और आए। और आजाद जी कुछ कहना चाहते हैं, गुरु जी से प्रणाम करिए।
नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मैं आपकी वाणी को सुनना कानों में, मेरे साथ साथ जितने लोग सुन रहे हैं सब भाग्यशाली जो आपको सुन रहे हैं। चुनाव आपको रखिए और आपका ज्ञान का मार्गदर्शन सबको मिलता है। मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, मैंने फिल्म पढ़ा था, इस फिल्म के बारे में भूल गया, दिमाग से उतर गया। चंद्रशेखर आजाद पर फिल्म बनी है, मैंने कहीं रिव्यू में देखा। हम लोग का एक ही लक्ष्य था कि हमारे जो ब्रह्म वाक्य हैं वो सब लोगों तक पहुंचे, दुनिया कोने के जैसे हम ब्रह्मास्मि है। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा, आप इसी तरह से काम करते रहें, हमें बहुत गर्व है आपके ऊपर। इसके बाद चूंकि उनको शयन भी करना रहता है तो क्रम भले ही ऐसा हो रहा है, लेकिन आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे प्रोफेसर पद्मश्री भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागी शास्त्री जी, जो कि ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका दर्शन जितने बार करो वो कम है, और काशी की प्राचीन जो कड़ी है उस कड़ी के वो ऐसे पुरोधा हैं। आज भी काशी की पूरी परंपरा उनके चरणों में जा करके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, और इतने सरल और सहज हैं। विशेष करके उनके जो सुपुत्र हैं आशापति जी, वो हम लोगों के बड़े भाई हैं और गुरु जी के सेवा में सतत संलग्न हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। आज उनका मैं व्हाट्सएप फेसबुक देख रहा था तो एक वाक्य हमेशा लिखते हैं, मेरे आदर्श मेरे पिताजी। अब इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो साथ में मैं उनको भी, आशापति जी को भी प्रणाम करता हूं, और हम लोग चाहते हैं कि गुरु जी का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। तो संस्कृत इतनी व्यापक भाषा है, उससे कई प्रकार के अभिनय लिए जा सकते हैं। आध्यात्मिक, साहित्यिक, तार्किक। तो सबसे पहले तो साहित्यिक लेना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आशापति जी, हेलो, गुरु जी से आशीर्वाद केवल दिला दीजिए, हो गया। सबको कह दीजिए सब प्रसन्न रहे, कहवा दीजिए गुरु जी से काम करें, सभी को आशीर्वाद दे दीजिए। बस 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 हो गया। सभी जो उन्नति करें, संस्कृत की सेवा करें, संस्कृत की सेवा करें। जी जी गुरु जी। अभी आजाद जी को आशीर्वाद दे दीजिए, आजाद जी को। जी ने अब किया, हम ब्रह्मास्मि, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। ये बात संस्कृत का ऐसे और करें, ये उठा। तो अभी हम सभी ने पद्मश्री गुरुवर वागी शास्त्री जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद अब मैं चलूंगा, आज साहित्य जगत में, नाट्य जगत में सबसे वंदनीय पुरुष, संपूर्ण विश्व जिनको सुनना चाहता है। मैं यदि कहूं कि साक्षात सरस्वती ही पुंभाव को प्राप्त हो गई है, जैसा कौंडभट्ट ने अपने पिता के लिए कहा कि मानो सरस्वती पुंभाव को प्राप्त हो गई है, तो ऐसे हम सबके वंदनीय पद्मश्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अभिनव कालिदास, आज काव्य की दुनिया में ऐसा व्यक्तित्व दुर्लभ है साहित्य की दुनिया में। मैं आजाद जी को बताना चाहता हूं, 100 से अधिक ग्रंथों की रचना हमारे मिश्र गुरु जी कर चुके हैं। ऐसे ही हमारे त्रिपाठी गुरु जी ने भी 200 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। 2-3 महाकाव्य की रचना की है मिश्र गुरु जी। उन काव्यों को जब आप जानेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी चूंकि काशी के ही मूलतः रहने वाले हैं, तो एक बार यदि भोजपुरी, संस्कृत या अन्य भाषाओं में भी काव्य रचनाएं सुनेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। अमृत वाणी सदा हम लोग सुनना चाहते हैं। इससे बड़ी बात है, इतने सज्जन, सरल और सहृदय आज तक देखने को बहुत कम मिला। हमेशा हृदय से आशीर्वाद देते हैं। हमने एक बार निवेदन किया, कहे जरूर आऊंगा और आजाद जी को आशीर्वाद दूंगा। तो आज के सरस्वती स्वरूप सारस्वता तिथि यहाँ अंतरजाल के माध्यम से हिमाचल से जुड़े हुए हैं गुरुवर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, उनके चरणों में मैं आशीर्वाद के लिए निवेदन करता हूँ।
पूज्यपाद आचार्य ऋषि के चरणों में करता हूँ। भाई जी और आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी और संभवतः भाई दीक्षित जी भी आए हुए हैं। आप सबको मैं अपना स्नेहाभिवादन समर्पित करता हूं। आज का यह मंगलमय अवसर, जिसके बारे में परम प्रिय आयुष्मान ब्रजभूषण ओझा जी ने मुझे परसों बताया था और आज भी अपनी भूमिका में उन्होंने बहुत विस्तार के साथ उस प्रमेय की चर्चा की, तो उस संदर्भ में भी मैं भाई आजाद जी को हार्दिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि वह देववाणी का कीर्ति ध्वज संपूर्ण विश्व में फहरा रहे हैं। जो कार्य हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अपनी सीमितताओं के कारण, अपनी किसी प्रकार की अक्षमता के कारण, परंतु जो कार्य हम लोग करना चाहते हैं उस कार्य को आजाद जी विश्व पटल पर संपन्न कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए और मंगलमय समाचार क्या हो सकता है। मैं उन्हें हार्दिक आशीर्वाद देता हूं और ये शुभकामना व्यक्त करता हूं कि जिस मार्ग पर वह आरूढ़ हैं उस मार्ग पर वह निरंतर आगे बढ़े। मां सरस्वती उनको असीम क्षमता दे, उत्साह दे, उनके मन में श्रद्धा और निष्ठा का भाव भरे, ताकि देववाणी संस्कृत का कार्य संपूर्ण विश्व में हो। संस्कृत के ही कारण भारतवर्ष कभी विश्व गुरु था। संस्कृत के ही कारण आज नहीं तो अगले 10 वर्षों में फिर भारतवर्ष विश्व गुरु बन रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं की जा सकती है। और मैं तो खुल करके मंचों से ये कहता हूं कि संपूर्ण विश्व के पास सभ्यता में, संस्कृति में और साहित्य में सत्य, शिव और सुंदर के नाम पर जो कुछ भी बचा हुआ है वह केवल संस्कृत के कारण बचा हुआ है। और जो उनके पास नहीं है सत्य, शिव और सुंदर का अंश, वो उनकी अपनी देन है, वही उनकी अपनी मौलिकता है। लेकिन सारी दुनिया में, सारे देशों के पास जो अच्छी चीजें बची रह गई हैं वो भारतीयों के संपर्क के कारण बची रह गई हैं। इस बात को तब जाना जा सकता है जब आप सुमेरियन कल्चर, बेबीलोनियन कल्चर, असुर संस्कृति, हित्ती बितानी संस्कृति और मिस्र देश की संस्कृतियों के साथ भारत के जुड़ाव के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। न जानने पर तो कुछ भी नहीं ज्ञात होता है, लेकिन जब से मैंने इन विषयों को पढ़ना शुरू किया है, मेरा जो है मेरा मस्तिष्क, मेरा मन, मेरा तन मन गर्व से ओतप्रोत हो उठा है कि हमारे पुरखों ने भारत की चहारदीवारी को लांघ करके कितना बड़ा काम किया। बड़ी बड़ी संस्कृतियां उन्होंने बसाई। ईसा की 6वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में, और वो संस्कृतियां आज नामशेष हो गई, लेकिन वो अपना जो चिन्ह छोड़ गई हैं वह भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो भाई आजाद जी उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार फिर उनको बधाई भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। कामिनी जी, जिन्होंने कि संस्कृत के प्रति इतना अनुराग और निष्ठा, इतना जुड़ाव दिखाया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस तरह के धन कुबेर, इस तरह के चिंतक यदि हमारे देश में पैदा हो जाएं तो वह दिन दूर नहीं कि हमारा राष्ट्र फिर एक बार संपूर्ण विश्व का संचालन करने में, उसका नेतृत्व करने में सफल हो जाए। अब आइए थोड़ी सी फिल्मों के बारे में चर्चा करते हैं।
असल में हुआ क्या है कि संस्कृत कुछ विशेष कारणों से, और विशेष कारण क्या, एक 1200 वर्षों की जो हमारी सल्तनत की गुलामी थी, अंग्रेजों की गुलामी थी, उसके कारण जनमानस से इतनी दूर हो गई कि उसका जनभाषा का रूप समाप्त सा हो गया। वह केवल पढ़े लिखे पंडितों की, विद्वानों की, पंचांग देखने वाले ज्योतिषियों की, उनकी भाषा बनकर के रह गई। यद्यपि भारत की समस्त भाषाओं में जो भी ज्ञान आज दिखाई पड़ता है वो संस्कृत से ही छन करके उन भाषाओं में गया है, लेकिन फिर भी एक भाषा के रूप में संस्कृत का जनभाषा का स्वरूप नहीं रहा। इसलिए अब लोग ये विश्वास करने लगे हैं कि फिल्में केवल हिंदी में बन सकती हैं, फिल्में केवल प्रांतीय भाषाओं में ही बन सकती हैं। लेकिन यदि प्रयत्न किया जाए तो संस्कृत भाषा में भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय फिल्में बन सकती हैं। फिल्में तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, उनका एक जो रंगमंचीय स्वरूप है वो हम लोगों ने अपने बचपन से ही अपने अपने विश्वविद्यालयों में, अपनी शिक्षा संस्थाओं में देखा है। भाई राधा वल्लभ जी यहाँ बैठे हैं, वो हमारे वर्तमान युग के रंगकर्मियों में एक है। हमारे अपने परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंडिका प्रसाद शुक्ल जी, जिन्होंने हम लोगों को लगभग 15 वर्षों तक रंगमंच पर उतारा, आज मैं उनका स्मरण करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वो भी एक महान रंगकर्मी थे। हमारे गुरुओं के भी गुरु आचार्य क्षेत्र चंद्र चट्टोपाध्याय जी, एक जमाना था कि संस्कृत नाटकों के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एकमात्र वही सूत्रधार थे, उन्हीं से नाटक हमारे प्रारंभ होते थे। हमारे पूज्य पितृव्य आचार्य आद्या प्रसाद मिश्र जी, हमारे गुरुदेव चंडिका प्रसाद शुक्ल जी, और हमारे अन्य कई गुरु डॉक्टर सुरेश चंद्र पांडे जी, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये अपने अपने जमाने में जब तक वो रिसर्च स्कॉलर रहे तब तक उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रंगमंच पर बहुत ही उच्च कोटि का अभिनय किया। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, लगभग 11 नाटकों में मैंने अभिनय किया। प्राध्यापक बन जाने के बाद भी लोगों के आग्रह पर मैं मंच पर उतरता था, और अपने जीवन का जो हमने अंतिम अभिनय किया 1987 में, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शताब्दी बनाई गई, उस नाटक को देखने वालों में आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी आज इस समारोह में बैठी हैं। उनको स्मरण होगा कि किस तरह से 6000 दर्शकों की उपस्थिति में हम लोग ने अभिज्ञान शाकुंतल का अभिनय किया था। सारे राष्ट्र के से आए हुए हमारे संस्कृत के समस्त विद्वानों ने, प्रोफेसर रथ ने, प्रोफेसर राधा वल्लभ जी ने, एसी बनर्जी ने, और बड़े बड़े लोगों ने उस मंचन को देखा था। वो एक ऐतिहासिक अभिनय था उस समय का। तो नाटकों की परंपरा भारतवर्ष में चारों ओर बिखरी हुई है। ऐसे ही नाटक उज्जैनी में कालिदास समारोह में 7 दिन तक खेले जाते रहे। भाई राधा वल्लभ जी ने सागर यूनिवर्सिटी में ये परंपरा चलाई, और ये परंपरा छिटपुट ढंग से हमारे राजधानी दिल्ली में भी चलती रही। कमानी थिएटर में जाने कितने नाटक मेरे अपने ही खेले गए। वहां पर मेरी नाटिका विद्योत्तमा का अभिनय हुआ, और भी कई नाटकों का अभिनय हुआ। तो नाटक में और फिल्म में बहुत बड़ा साम्य है। दोनों सजातीय वस्तुएं हैं। नाटक और दोनों की टेक्निक एक है, दोनों का संविधानक एक है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि नाटक थोड़ी देर के लिए होता है, 2-4 दिन के लिए होता है, इसके बाद उसका अवशेष हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन जब वही फिल्म बनती है तो वह सदा सदा के लिए वह एक हमारी निधि बन जाती है, जिसको हम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी हम उसको दिखा सकते हैं। आज जिन प्राचीन नाटकों में केवल लोगों ने अभिनय किया, यदि उन्हीं को फिल्म के रूप में परिवर्तित किया गया होता
तो शायद आज हम पंडित गौरी नाथ बनर्जी को भी महर्षि कर्ण के रूप में देख पाते, चट्टोपाध्याय जी को भी देख पाते, अपने अन्यान्य गुरुजनों को भी देख पाते, लेकिन चूंकि उनका वो फिल्म रूप नहीं बन पाया, इसलिए वो काल कवलित हो गई, एक स्मृतियों में सुरक्षित रह गई हैं। लेकिन हमको इस बात का बड़ा गर्व है कि हम सारी असंभावनाओं के बावजूद, सारी कमियों के बावजूद हमने संस्कृत की वह प्राणवर्तिका उसको हमने जीवित कर रखा है। मित्रों, संस्कृत का जो रंगमंच है वह बड़ा धनी है, लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि संस्कृत रंगमंच के माध्यम से हम प्राचीन कथानकों पर जब फिल्म बनाएं तो उसको जो है आधुनिकता से जोड़ने का मोह थोड़ा कम करें, क्योंकि जो कथानक होता है वह देश, काल और व्यक्ति तीनों ही दृष्टियों से एक विशेष परिवेश से जुड़ा होता है। हम होता यह है कि हम फिल्म बनाते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो आज की जो फिल्में चल रही हैं उनकी टेक्निक और उनकी जो संवेदनाएं हैं वो हमारे ऊपर प्रभावी होती हैं। तो इससे जो है प्राचीनता कहीं पीछे छूट जाती है और ऐसी ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं कि न वो देश रह जाता है, न वो काल रह जाता है, न उस प्रकार की संवेदनाएं रह जाती हैं। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि यदि प्राचीन कोई कथानक है, हम किसी क्लासिक का हम उस पर फिल्म बना रहे हैं, तो जिस जमाने का वो कथानक है, जिस जमाने का वो पात्र है, उस जमाने का वो पात्र सामने आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि भाई आजाद जी ने इलाहाबाद में कंपनी बाग की शूटिंग की है कि नहीं, लेकिन यदि उन्होंने उसकी शूटिंग की होगी तो निश्चित रूप से वो परिवर्तित होगी, क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद जी के जमाने का कंपनी बाग बिल्कुल नहीं रह गया। वो तब था जब हम बीए में पढ़ते थे, एमए में पढ़ते थे, तब वो नीम का पेड़ भी था जिसकी जड़ पर उनकी मृत्यु हुई थी, जहां वो मारे गए थे। उस समय का कंपनी बाग कुछ और था। आज उसका जो सौंदर्यीकरण हो गया है, उसने उस कंपनी बाग को एकदम से परिवर्तित कर दिया है। तो बड़ी तेजी के साथ देश, काल और व्यक्ति बदलते हैं। हमको इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो है संस्कृत की फिल्में वो अधुनातन नहीं हो सकती हैं, अधुनातन भी हो सकती हैं। मेरे एक परम प्रिय शिष्य जो कि बीए में हमारे विद्यार्थी थे संस्कृत में इलाहाबाद में, लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और वहां पर लेक्चरर भी हो गए, लेकिन बाद में पता नहीं क्या उनको सूझा कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़कर फिल्म लाइन में चले गए। वहां जाकर के एक बार उन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि गुरुजी हम संस्कृत का जो है कुछ फिल्माना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप यदि करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और आपको मैं प्रस्ताव देता हूं कि मेरी जो इक्षुगंधा कथा संग्रह है, साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत है, आप उसकी कहानियों पर एक बनाइए, सीरियल बनाइए, और 8-10 कहानियां उसमें है, कुछ और मैं आपको अलग से दे दूंगा। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि सर आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, आपको हमें जो है उसका सारांश, संक्षेपिका ये सब बनाना। हमने बड़ा परिश्रम किया, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन 1-2-3 महीने यहाँ वहां बातचीत करने के बाद फिर वो ऐसे गायब हो गए कि उन्होंने बातचीत करना ही छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि हम नई नवीनता के साथ संस्कृत फिल्मों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, राधा वल्लभ जी के ग्रंथ हैं, और उनका जो है विक्रम चरितम है, और हमारी कथाएं हैं, अन्य मित्रों की इसी प्रकार से कथाएं हैं। इन कथाओं को लेकर के यदि हम सीरियल बनाते हैं तो मेरा दावा है कि वह सीरियल किसी भी बाने में जो प्रचलित हिंदी के सीरियल हैं उनसे कम प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने आज के समाज को लिया है, आज के नारी विमर्श को, आज के दलित विमर्श को, आज के भारत और उसकी समस्याओं को हमने जो है साहित्य के रूप में ढाला है, एकांकियों के रूप में ढाला है। तो ये सब कार्य संस्कृत में बड़े आराम से हो सकते हैं। उज्जैनी ने इसको जीवित रखने का बड़ा प्रयत्न किया है।
भाई राधा वल्लभ जी ने काफी लंबा इतिहास बताया और उन्होंने स्वयं उस इतिहास को आबद्ध किया है अपने ग्रंथ में भी। उसे पढ़ करके हम जान सकते हैं कि किस तरह से कारंत जी ने, गोवर्धन पंचाल जी ने, विजया मेहता ने और थियम जी ने और कुछ और हमारे नई पीढ़ी के लोगों ने, कमल वशिष्ठ ने, आप सबने संस्कृत के लिए कितना बड़ा योगदान किया है। इनकी वजह से हमारे जो संस्कृत नाटक हैं वो आज जीवित है, उनकी लोकप्रियता देखते ही बनती है। और इस दिशा में यदि और प्रयत्न किया जाए तो निश्चित रूप से ये काम बहुत आगे बढ़ सकता है। हम लोग थोड़े एकांगी हैं और हमारे हाथ में कलम है, हम निरंतर लिखने में व्यस्त हैं। एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, यदि कोई हमसे सहायता चाहता है, बौद्धिक स्तर पर या किसी भी स्तर पर सहायता चाहता है, तो संस्कृत का कोई इस तरह का कार्य हो रहा हो पूरे देश में, तो हम निश्चित रूप से उसमें हाथ बटाएंगे। राधा वल्लभ, व्यक्ति व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। एक व्यक्ति आता है, संस्था जो है 5 साल के लिए पंगु हो जाती है। एक व्यक्ति आता है, वही संस्था 5 साल में पहाड़ के शिखर पर चढ़ जाती है। भाई राधा वल्लभ जी ने ये काम किया। जो साहित्य अकादमी में थे, उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई, उस स्वप्नदर्शी है, तो इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई कि संस्कृत जहां थी वहां से बहुत आगे निकल गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि उनके पिछले वाले जो हमारे परामर्शदात्री समिति के लोग थे, उनके जमाने में संस्कृत कहाँ रही, वो केवल काम चलता रहा। लेकिन राधा वल्लभ जी ने नवीन काम बहुत कराए। अभी उन्होंने फिल्म की चर्चा की थी, वो साहित्य अकादमी ने फिल्म बनाया और उस पर जो है आचार्य शास्त्री जी, हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी, उन पर फिल्म बनी, वो उसको हमने देखा भी, दिखाई भी गई है। और आचार्य सनातन रेवा प्रसाद द्विवेदी जी पर बनी और संयोग से मेरा भी नाम उस समय पारित हो गया था। ये मेरे ऊपर डॉक्टर रामकरण शर्मा जी का था, लेकिन वो चूंकि ज्यादातर विदेश में रहे, उपलब्ध नहीं हो पाए और इस बीच में हम लोगों के दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में रहे भी नहीं, तो इस तरह से मेरा नंबर आ गया और उस पर जो है फिल्म बनी है। एक श्रीवास्तव जी है बनाई, उन्होंने लगभग वो परिपूर्ण हो चुकी है, लेकिन श्रीवास्तव जी स्वयं कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके लिए हमने जो बनाया है ये हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। शायद उसका कारण ये है कि जीवित कलाकार के ऊपर जब कोई कार्य होता है तो जीवित कलाकार और उसके कुटुंबियों को भी उसके साथ रहना पड़ता है। यदि आप उनके साथ नहीं है, यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, तो एक बेचारा जो केवल कैमरा लेकर के घूम रहा है, वो बेचारा कितना आपके साथ न्याय करेगा। लेकिन हम श्रीवास्तव जी को अपने गांव ले गए, वहां पर वो 3-4 दिन रहे, उन्होंने हमारे जीवन के सारे वो दृश्य देखे, नदी का किनारा, कछार, वो पेड़ पौधे, जहां बैठ करके हमने पढ़ा लिखा। ये तो गांव गए, फिर दूसरा जो है वाराणसी था, वहां गए, फिर यहाँ पर शिमला आए। तो इस तरह से जो है कई जगह हमारे जीवन के जो अलग अलग आश्रम हैं, जहां जहां रह करके हमने कार्य किया, वो उसकी वजह से जो है उसमें काफी फोर्स आया, काफी अच्छी बातें आई। यद्यपि हमारे मित्रों का भी उसमें वो चाहते थे कि मेरे बारे में कुछ 2-4 शब्द आशीर्वाद के वो लोग भी कहे। तब तक जो है बीच में ये महामारी आ गई, सारी चीजें बंद हो गई हैं। आगे वो जो है कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना कुछ हो सकता था उतना बन गया है। तो ये एक बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। आज पहले हम लोगों ने आदि शंकराचार्य पर एक फिल्म देखी थी और वो भी बहुत अच्छी लगी थी उस समय, और उसके बाद आज हम सुन रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि के रूप में आज जो है चंद्रशेखर आजाद के जीवन को फिल्माया गया है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। यदि इस प्रकार का कार्य आगे चलता रहा तो जैसा त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारे पास तो इतने क्लासिक हैं कि वो व्यक्ति को जाने कहां से कहां ले जा सकते हैं। और जितने भी भारत में जितनी फिल्में बन रही हैं पौराणिक या प्राचीन काल की, उन सब का मूल अक्षय स्रोत केवल संस्कृत भाषा है।
और हमारी संस्कृत भाषा का जो भंडार है, एपिसोड्स का जो भंडार है, वो इतना अनंत है कि यदि लोग 50 वर्षों तक फिल्म बनाते रह जाएं तो भी जो है वो भंडार खत्म होने वाला नहीं है। सारी उपनिषदें, सारे हमारे पुराण और सारे जो है बाद के क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के ग्रंथ और प्राकृत के ग्रंथ, अपभ्रंश के ग्रंथ, इन सब को यदि कोई फिल्माए तो जाने कितना बड़ा चाकचिक, जाने कितना बड़ा आकर्षण संस्कृत में पैदा हो सकता है। तो आज के इस अवसर पर और ज्यादा कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन संस्कृत का एक नया युग हमारे सामने विद्यमान है और एक ऐसा युग है जिस युग में पाश्चात्य और पौरस्त्य दोनों क्षेत्रों के विद्वान, दोनों क्षेत्रों की विद्वत्ताएं परस्पर गठजोड़ करके एक साथ जो है आगे यात्रा कर रही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस प्रकार का और भी भव्य कार्य कर सकेंगे। आपने परम प्रिय जो है हमारे ब्रजभूषण ओझा जी ने, ये बड़े उत्साही हैं। सच बात यह है कि हमारी पीढ़ी के ये कीर्ति ध्वज हैं। इन्हीं लोगों के बल पर संस्कृत अब जिएगी, क्योंकि हम तो लगभग मध्याह्न पार कर चुके हैं और अब ईश्वर की कृपा पर चल रहे हैं। लेकिन ये है कि जितना कुछ हमसे बन सका उतना हमने किया, लेकिन हम ये चिंता नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारी आगे की पीढ़ी हमसे कई गुना अधिक योग्य है और कई प्रकार से योग्य है। उसके पास ज्ञान भी है, उसके पास भाषा भी है, उसके पास तंत्र भी है, उसके पास टेक्निक भी है। इनमें से बहुत सी चीजें हम लोगों के पास नहीं थी, जिनके कारण हम लोग थोड़े पिछड़े रहे। तो ये बातें हमारी नई पीढ़ी के साथ बहुत ज्यादा हैं, आगे हैं। मैं हृदय से चाहता हूं कि हमारी नई पीढ़ी और केवल नौकरी ही न करे, केवल नौकरी के लिए ही संस्कृत को न स्वीकार करे, बल्कि संस्कृत को वह अपने रक्त में घोल ले, संस्कृत को जिए, संस्कृत को साध्य बनाए, संस्कृत को साधन न बनाए। ये हमारी शुभकामना है। एक बार फिर मैं भाई आजाद जी को फिर उनके इस महान कार्य के लिए उनको मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूं और उनको ये आश्वस्त करता हूं कि आगे जो भी कहीं भी यदि हमारी आवश्यकता पड़ती है किसी भी प्रकार की, तो हम सदैव आपके साथ हैं। आप जो भी कार्य करेंगे आपको जो है सहायकों की कमी नहीं महसूस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को फिर से प्रणाम। जब भी मैं गुरु जी की वाणी सुनता हूँ तो निश्चित रूप से आत्मविभोर हो जाता हूँ, क्योंकि गुरु जी की वाणी अमृत तुल्य है और जितना आशीर्वाद हृदय से मिलता है, आज सचमुच में हम सबको एक बहुत बड़ा पाथेय मिला है। और गुरु जी जैसा मैं ये कहूंगा कि आजाद जी मेरे भाई की तरह हैं। आपकी जितने एकांकी हैं, जितने नाटक हैं या त्रिपाठी गुरु जी के जो आधुनिक उपन्यास हैं, हम लोग जल्द ही चाहेंगे कि उसमें मुख्य धारा की पिक्चर बनाई जाए और बाकी संसाधन की कमी नहीं है, क्योंकि बॉम्बे टॉकीज भी इनकी है, आप जानते हैं, जहां से दिलीप कुमार इत्यादि सबने अभिनय किया। तो आपसे बहुत जल्दी ही हम लोग हिमाचल में मिलेंगे और हम सबका सौभाग्य है कि आपका आज आशीर्वाद हुआ। और क्योंकि अब इसके बाद आजाद जी को बोलना है, माता जी अध्यक्ष हैं, उससे पहले हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। आजाद जी, हम सभी, हमारे गुरुवर, हम सब आपका उत्साह वर्धन अवश्य कर सकते हैं, जहां सहयोग हो कर सकते हैं। और आप ऐसे आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा पाणिनीय शोध संस्थान की तरफ से, वो वात्सल्य समझिए उसका, माता जी की तरफ से एक आध उपाधियां आपको हम लोग देना चाहते हैं, आज सम्मान करना चाहते हैं आपको, कामनी जी को, और आपके जो सहयोगी हैं हमारे अभिजीत जी, उनको तीनों को यहाँ से आपको पाणिनीय शोध संस्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आज संस्कृत कला निधि की उपाधि दी जाएगी। साथ ही कामनी दुबे जी को संस्कृत रत्न की उपाधि दी जाएगी। और जो सहयोगी हैं, सदा संस्कृत का काम करते हैं, संवाद लिखते हैं, ऐसे उनको आचार्य श्री की उपाधि देंगे। इसके बाद हम लोग संवाद लेखन के लिए आचार्य त्रिपाठी जी से और अपने गुरुवर मिश्र जी से, इनसे संपर्क करेंगे
और इनके जितने उपन्यास है, मैं इसलिए लाया केवल आपको दर्शन कराने के लिए, मिल करके आगे जो फिल्म बनने वाली है। अभी जैसे इन्होंने शुरू किया था सत्यमेव जयते, इसको लेकर के, लेकिन हमने कहा रुकिए, अभी जो हमारे जो संस्कृत के पुरोधा मनीषी हैं, उनके नाटकों को, काव्यों को देखिए, मिलिए, मिलने के बाद उन पर हम लोग काम करते हैं। और निश्चित रूप से गुरुजी अभी जैसे मिश्र गुरुजी के विषय में बना है क्या, उसको हम लोग देखेंगे और बेहतर बनाएंगे। गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करिएगा, हम लोग बिल्कुल उसको अच्छा करेंगे। और माता जी के ऊपर तो मैं समझता हूं ऐसा बनेगा कि शायद अभी तक नहीं बना होगा। वो जिम्मेदारी आजाद जी की है कि हमारी जो सबकी माता जी हैं संस्कृत जगत की, उनके ऊपर फिल्म बनाना ये आजाद जी का आज से काम है और वो इस काम को करेंगे। और माता जी चूंकि उपाधि जो है इस समय दीक्षित जी ग्रहण करेंगे, हम सबके पितृतुल्य हैं। और आजाद जी, कामनी जी और अभिजीत घटवरिया जी, तीनों की उपाधि आप माता जी थोड़ा फोटो इस पर दे दी, आप इसको ले लीजिए। अभी जो है माता जी जो है आजाद, महर्षि आजाद, संस्कृत के मेगा स्टार, संस्कृत के महानायक, इनको आज पाणिनीय शोध संस्थान के तरफ से संस्कृत कला निधि की उपाधि दी जा रही है। इसके बाद जो है, जो इस फिल्म की निर्मात्री हैं कामिनी दुबे जी, श्रद्धेया, जो जिनसे मिलने के बाद मैं क्या कहूं, संस्कृत सप्ताहोपलक्ष्ये अहम ब्रह्मास्मीति महावाक्यं समधिकृत्य संस्कृत चलचित्रं निर्माय अभिनीय च देवभाषां सत्य सनातन धर्मं च विश्वं प्रचार्य प्रसार्य च भारतस्य गौरवं वर्धितवन्तः संस्कृत महानायकोपाधि विभूषिता महर्षि सम्मानेन सम्मानिताः श्रीमंत आजाद महोदयाः संस्कृत कलानिधि सम्मानेन सभाज्यन्ते। जी जी, पाणिनीय शोध संस्थान पक्षतः। देखिए आज स्क्रीन पर सर्वज्ञ भूषण जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हाँ, अब कामिनी जी को संस्कृत रत्न की उपाधि दी जा रही है पाणिनीय शोध संस्थान की तरफ से। कामिनी दुबे जी जो अहम ब्रह्मास्मि इस संस्कृत चलचित्र की निर्मात्री हैं, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं यहाँ से। माता जी एक बार वाचन कर दीजिए माता जी। संस्कृत सप्ताहोपलक्ष्ये अहम ब्रह्मास्मि इति संस्कृत चलचित्रं निर्माय देवभाषायाः सनातन धर्मस्य च आविश्वं प्रचारं प्रसारं च कृतवत्यः श्रीमत्यः संस्कृत भूषण सम्मान सम्मानिताः कामिनी दुबे वर्याः संस्कृत रत्न सम्मानेन सभाज्यन्ते। पाणिनीय शोध संस्थान पक्षतः। इसके बाद जो इस पिक्चर में संवाद लेखन किए हैं, सहयोग किए हैं, हमेशा हमारे जो संस्कृत महानायक है, इनका ऐसे अभिजीत घटवरिया जी को आचार्य श्री के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जी जी माता जी। हाँ जी जी माता जी, वो भी बात लीजिएगा। संस्कृत सप्ताहोपलक्ष्ये संस्कृत भाषायाः विश्वव्यापिनं समुन्नयनं संवर्धनं शोधं च कृतवन्तः श्रीमन्तः अभिजित घटवारी महोदय आचार्य श्री सम्मानेन सभाज्यन्ते। पाणिनी जी जी जी, शोध संस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इसके बाद हम सब महर्षि आजाद के मुखारविंद से क्यों, कैसी प्रेरणा मिली, किस लिए उन्होंने, किस उद्देश्य से काम किया, ये सब हम लोग कम समय में सुनना चाहते हैं। महर्षि आजाद जी, हम उनको ही सुनना चाहते हैं और उनके लिए हमारे अखंड आशीर्वाद हैं भाई। हमारे पुण्य को फल लेकर आप संस्कृत का संवर्धन करें, इससे बढ़ के हम लोगों के लिए और क्या है। महापुरुषों को जो संस्कृत के संवाहक हैं, वर्तमान में रात दिन काम कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम। भाग्यशाली को काम करने का मौका मिला संस्कृत के लिए। एक सूत्र है उपनिषद का, अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां वृतम, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। यह है संस्कृत। संस्कृत जानने वाला, संस्कृत समझने वाला एक नई दिशा की तरफ जाता है, संसार को नित्य नए 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 आयाम स्थापित करने की प्रयत्न करता है। हजारों साल गुलामी के दौरान
हमारे बाहर के आक्रमण किया हमारे संस्कृति परंपराओं पे, उसकी वजह से संस्कृत कमजोर हुई। इसका नतीजा है कि दूसरी भाषाएं आज आगे हैं, आगे भाषाओं में काम व्यक्तिगत तौर ठीक, लेकिन वह जो विश्व की भाषा या जनजन की भाषा बनना चाहिए था संस्कृत को, वो नहीं बन पाया। उसी का एक प्रयास है अहम ब्रह्मास्मि, वाक्य है यजुर्वेद का। तो हम लोग का प्रयत्न है कि सारे जो प्रज्ञा नाम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, विश्व को जोड़ने वाला काम करता है, साबित करता है कि आप ही ईश्वर हो। ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई है हमारे लिए बनाई है, ओझा जी हो गए या हवा है, पानी है, सूरज, चंद्र, सब हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए, कोई रोशनी के लिए, कोई शीतलता के लिए। तो हम ब्रह्मास्मि का जो हम जो सूत्र पकड़ा है वही है जीवन, वही है ईश्वर। जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है 100 साल, 50 साल, 90 साल, 120 साल, तो वही जीवन को लगातार चलायमान रखना, उसी सार्थकता का यही एक उपाय है कि कुछ कुछ करते रहें। तो मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की मिलिट्री स्कूल, भोसवाल मिलिट्री स्कूल नासिक से पढ़ा हूँ मैं। तो उसके बाद जो भ्रमण किया पूरे देश का, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हम लोग अपने परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने पुरातन काल की जो चीजें हैं उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। लोगों को अपने पिता की, अपने दादा की संपत्ति चाहिए, सोना चांदी, हीरे मोती, जमीन जायदाद, कोठी, सब चाहिए, लेकिन परंपरा की जो चीजें हैं वो नहीं चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद संस्कृत काम करना चाहिए। उसी दरमियान जो जेएनयू का कांड हो गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैंने साहित्यिक जीवन की शुरुआत वहीं पे की। वहीं में उसका जवाब भी दिया कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, या वंदन की भूमि है, या ये अर्पण की भूमि है, बिंदु बिंदु गंगा जल है, जिसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिए तो भारत के लिए, मरे तो भारत के लिए। इसी सूत्र को ध्यान रखते हुए चंद्रशेखर आजाद जैसे एक महानायक, जिसको लोग, जिसका प्रचार प्रसार ऐसा होना चाहिए था, नहीं हुआ, उनके व्यक्तित्व को लेकर हमने फिल्म की शुरुआत की, और ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा फिल्म रहा। भारत के बाहर भी लेके गए, कांस फिल्म में वहां लेके गए, राष्ट्रपुत्र भी और अहम ब्रह्मास्मि भी, और सम्मानित हुए। मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो भारतीय है उसको संस्कृत को लेके चलना होगा। संस्कृत हमारा भविष्य है। आने वाला कल देख रहा हूँ, जिस तरह प्रचार प्रसार साल भर देखा मैंने पहली बार दिल्ली में पिछले साल जो विश्व सम्मेलन संस्कृत का हुआ, वो एक शुरुआत हुई। पहले होता नहीं था, कुछ लोग बंद कमरे करते थे। पहली बार संस्कृत हर जगह पहुंचना चालू हो गई, चाहे वो वेबिनार के माध्यम से, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत अच्छी शुरुआत हो गई। यानी जो बदलाव चाहिए था उस बदलाव को हमने कर दिया, और जन जन तक पहुंचने का माध्यम हम आपने जिससे कार्य कर रहे हैं, और वही हमारी अब जवाबदारी है, वो पहुंचाएं। पसंद आपसे साथ मिला, प्रेम मिला, और बाकी तो आप ही लोग कहेंगे, वो तो शुरुआत किया है जीवन का। आप ही लोग प्रेरणा सूत्र हैं, आप ही लोग आने वाले संवाहक हैं। आप लोग के मतलब संस्कृत के लिए दो शब्द लोग कहते हैं तो भी कितना आनंद आता है। कर्मकांड के बाहर संस्कृत जीवित है। मुझे याद है कि बचपन में जब से हम लोग संस्कृत सुनते थे, तो पता नहीं होता था कि जो कर्म कांड जो सुबह से लेकर शाम तक पंडित को पूजा पाठ कर रहे हैं, महामृत्युंजय कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, क्या होता है। लेकिन जैसे बड़ा हुआ तो घर के वातावरण से उसका मालूम पड़ा कि वही एक जीवन है, पूरे भारत का दर्शन है संस्कृत के अंदर, किसी और भाषा में नहीं है। मैं तमिल में भी काम करने की मैं कर रहा हूँ, महानायकन का। तो मैं तमिल और भारत, जो तमिल और संस्कृत युद्ध था, उसको भी दूर करने की मेरी कोशिश है कि जो विवाद करते हैं पुराण, तो उसमें काम कर रहा हूँ। आने वाले कल में आप सामने आऊंगा। लेकिन मुख्य है संस्कृत। संस्कृत के बगैर पूरा भारत अधूरा है, भारतीयता अधूरी है, उसको लेके चलना होगा। ये एक बड़ा संदेश सबके लिए है। वाह वाह वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी। आज आप आए, और आज जिनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है वो सामान्य विभूतियां नहीं है, और मैं चाहूंगा आप हमेशा इनका दर्शन करते रहें, क्योंकि जिस क्षेत्र में है आपने यदि हमें माना है तो हमारा दायित्व है कि आपको वहां भेजा जाए जहां आपके लायक चीज मिले। तो आज साहित्य विधा में, नाट्य विधा में, चलचित्र की विधा में इनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है। मिश्र जी और त्रिपाठी जी अद्वितीय और विलक्षण हैं, जिनकी वंदना पूरा भारत, पूरा संस्कृत समाज, पूरा विश्व कर रहा है। तो जहां कहीं आपको दिक्कत हो, अवश्य पहले एक बार चल करके इनके निवास स्थान पर मिला जाए, और मिल करके योजनाएं बनाया जाए, आगे काम किया जाए। अब इसके बाद इस सभा की अध्यक्षा हम सभी की माता जी, जिनका आशीर्वाद, वात्सल्य सर्वदा अखंड रूप से हम सबको प्राप्त होता है। और मेरे जीवन में मैं कहना जरूर चाहूंगा, जो 2-3 लोग हैं, खैर विद्या गुरु का अवदान तो कोई भूल नहीं सकता, और माता जी भी एक विद्या गुरु के रूप में ही है। और जब भी कभी कोई दिक्कत मेरे जीवन में आया, कहीं कि तुम्हारी विद्या की रक्षा मैं करूंगी और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी, तो इससे बड़ी बात कोई दुनिया में हो नहीं सकती है, और सर्वदा उसके लिए तत्पर रही। ऐसे ही मेरे जीवन में जो एक व्यक्तित्व है स्वामी रामदेव जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, अवदान है।
सदा उनका आशीर्वाद रहा बढ़ने में, और केवल एक की शास्त्र की रक्षा चर्चा परिचर्चा हम लोग करें। तो अब माता जी इसकी अध्यक्षा हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि माता जी के द्वारा सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, और विशेष करके हमारे आजाद जी कामनी जी को आशीर्वाद प्राप्त हो। माता जी। जिनकी पाणिनि धातु समीक्षा पढ़ के हम सोचते थे कि सारे सारे जितने धातु पाठ हैं सब जिनकी जिह्वा पर नर्तन कर रहे हैं, इतने सारे धातु अर्थ सहित प्रयोग सहित जिनकी जिह्वा पर वर्तमान हैं, वे हमारे राष्ट्र के भूषण माननीय वागी शास्त्री जी और हमारे अनुज जिनकी यशक पताका आदिगंता दो धुएमान है, और नाट्य शास्त्र के जो जीवित विग्रह हैं, तपस्वी हैं। ऋषि कल्प भी नहीं कहना चाहिए, इन लोगों को ऋषि ही कहना चाहिए। कल्पप कहेंगे तो छोटा हो जाएगा, कल्पप कहने से ईषद हो जाएगा। ये साक्षात ऋषि हैं, ये सब हमारे राजेंद्र जी, हमारे भाई राधा वल्लभ जी, ये सब युग पुरुष हैं। इनके दर्शन से पापक्षय होता है, पुण्योदय होता है, और हमने इनको बहुत दिन से नहीं देखा तो आज दर्शन हो गए, हम कृतकृत्य हो गए देख करके। रात दिन जिन्होंने अपना जीवन संस्कृत की उपासना में बिताया, और आज कितना अच्छा हुआ कि ये हमारे आजाद जी जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं संस्कृत जगत के लिए। एक सबसे बड़ी बात यह है, और ब्रजभूषण ने कार्यक्रम आयोजित कर दिया। ब्रजभूषण को तो हम कहते हैं कि वाणी यस्य वशम वदेव वदने नर नर्ति शास्त्रान्विता। इनके नाचती है, इतना सुंदर इनका कितना प्रत्यक्ष दर्शन है। शास्त्र तो हमारे देखिए अनंत है, और सब शास्त्र अनंत है, एक अनंत नहीं है। जितने हैं सब अनंत हैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। और जब नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं तो भरत मुनि कहते हैं न शक्यमस्य नाट्यस्य गंतुमंतम कथंचन। सारे शास्त्र अनंत हैं और जीवन शांत है। जीवन थोड़ा सा है तो अंत में जाके पकड़ना पड़ता है। मन तो सब जगह जाता है कि इसको भी देखो उसको भी देखो, मन अंत में मन को मार के एक को पकड़ के जीवन चलाना पड़ता है। और फिर भगवान जन्म देंगे तो फिर पढ़ेंगे इनको, क्योंकि हुआ तो कुछ भी नहीं। तो हमारी छोटी सी बात, हम एक बात कहना चाहते हैं आजाद जी से कि ये हमारा राष्ट्र जो है इसका आत्म तत्व संस्कृत है। संस्कृत इस राष्ट्र की आत्मा है। और ये बात हमारे देश के लोगों को भी भले ही ना मालूम हो, पर ये बात हमारे उन विदेशियों को जो आंग्ल शासक थे उनको मालूम थी। उन्हें इस बात का पता कर लिया था कि इस देश की आत्मा संस्कृत है, इसलिए इसी पर प्रहार करो तो टूट जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहला प्रहार हमारी संस्कृत शिक्षा पर किया। उन्होंने हमारे मठों के अंदर रहने वाले विद्यालयों को तोड़ा, उनको अन्नदान मिलने वाला अन्न बंद कर दिया, संविधान बना के, कानून बना के, और उनको अनाथ कर दिया। उन विद्यालयों को सरकार से पैसा नहीं लेते थे, अपने बल पर चलते थे, जनता के अंदर से चलते थे वो विद्यालय। मठों के भीतर रहने वाले संस्कृत विद्यालय 1850 तक हमारे देश में संस्कृत शिक्षा बिल्कुल वैसी थी जैसी प्राचीन शिक्षा थी। सब कुछ न्याय वेदांत साहित्य व्याकरण सब पढ़ाया जाता था 1850 तक। उन्होंने जाना कि इस देश की आत्मा संस्कृत है, इसको तोड़ना है देश को, तो इनकी आत्मा संस्कृत को तोड़ दो, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अन्नदान मठों का बंद करके उन विद्यालयों को बंद कर दिया। अन्नदान बंद हो गया तो विद्यार्थी भूखे मरने लगे, शिक्षक भूखे मरने लगे। जब खेल खत्म होने लगा तो उन्होंने बाहर कॉन्वेंट विद्यालय खोले, और वो हमारे जीवन के दुर्भाग्य का उदय था। वहां से हमारे भारत राष्ट्र के दुर्भाग्य का उदय हुआ कि उन्होंने हमारी शिक्षा को तोड़ा, और बहुत षड्यंत्र पूर्वक, बहुत कूटनीति पूर्वक, बहुत छल पूर्वक, जानबूझकर उन्होंने सब किया। जो इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, जो इस धरती पर देखने नहीं आया, जिसने इस धरती पर कभी पैर नहीं रखा, वो बैठकर 5-5 वॉल्यूम में भारत का इतिहास लिखता है। हमारे बाप दादों के नाम हम जानेंगे कि वो जानेंगे। और छल पूर्वक हमारे पास एक नकली इतिहास लिखा गया, नकली सिद्धांत बनाए गए। संस्कृत को कहा गया कि ब्राह्मणों की भाषा है। अरे दुनिया में कोई भाषा है जो किसी देश का एक कोने में बैठ के एक वर्ग का आदमी बोलता है? भाषा जहाँ की होती है पूरा क्षेत्र उसको बोलता है। आंध्र के सारे मुसलमान तेलुगु बोलते हैं, और कन्नड़ के सारे मुसलमान कन्नड़ बोलते हैं, केरल के सारे मुसलमान मलयालम बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के सब जो जहाँ रहता है वहाँ की भाषा सबकी भाषा होती है, जनभाषा होती है। तो यहाँ पूरे हिंदू समाज समुदाय को तोड़ने के लिए उन्होंने 2 चालें चली। एक तो संस्कृत शिक्षा को तोड़ा, दूसरा इसको ब्राह्मणों की भाषा गढ़ के, जो विश्व भाषा थी, जो सारी भाषाओं की प्राण तत्व है, उसको ब्राह्मण की भाषा कहकर जो तोड़ा। तो जो कुछ हमारे साथ अनर्थ हुआ है तो सब जानते हैं।
स्वतंत्र हुए 72 साल हो गया। दुनिया का कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले उसने अपनी भाषा नीति, शिक्षा नीति को तय किया है। ये इतिहास साक्षी इस बात का कि 3 आदमी जानते थे हिब्रू को, और इजराइल को पे उन्होंने हिब्रू को राष्ट्रभाषा बना के रख लिया। तो हमने कुछ नहीं किया संस्कृत के लिए। जब हम स्वतंत्र हुए तो लाखों लाख हर विधा के बड़े बड़े विद्वान, लाखों लाख पंडित इस देश में विद्यमान थे इस धरा पर, और उन सबकी उपेक्षा करके, संस्कृत की अवज्ञा करके संस्कृत के लिए कुछ नहीं किया। कोई शिक्षा नीति नहीं बनाई गई। और संस्कृत में जो पढ़ाया जाता है, एक तो प्राचीन शिक्षा होती है जिससे पढ़ के हमारे ब्रजभूषण जैसे विद्वान तैयार होते हैं। एक आधुनिक शिक्षा होती है कॉलेज में पढ़ी जाने वाली, BA में करने वाली, जिससे हम लोग पढ़ें। उससे कुछ नहीं आता, क्योंकि उसका पाठ्यक्रम अंग्रेजों ने इस प्रकार से बनाए थे, कूड़ेदान के समान पाठ्यक्रम, कि जिसको पढ़ने से आप संस्कृत के बारे में जानेंगे, संस्कृत नहीं जानेंगे। तो MA PhD करने के बाद आदमी अपने जीवन का सारा समय विद्यार्थी खर्च कर देता है, उसको हिस्से में कुछ नहीं आता। तो अब प्रश्न ये है कि ये तो सुनिश्चित तत्व है कि संस्कृत ही वह सूत्र है जो इस राष्ट्र का प्राण तत्व है। दूसरी बात, पूरी दुनिया के देशों से हमारी क्या विशेषता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तो वही है। वही सूरज वहां उगता है, वही सूरज यहाँ उगता है, वही चंद्रमा वहां है, वही यहाँ है। तो आकाश, पानी तो सब वही है। फर्क क्या है हम दोनों के बीच में? कि हमारे बीच में ये भेद है कि हम लोगों के पास एक इतनी बड़ी विरासत है, इतना बड़ा संस्कृत का वाङ्मय है, इतना उत्कृष्ट हमारे पास वाङ्मय है, एक एक विधा जिसकी अनंत जन्मों तक पढ़ने के लिए भी समय कम पड़ता है। उस और सबसे उत्कृष्ट है विश्व का सबसे विशाल और सबसे उत्कृष्ट जो हमारे पास वाङ्मय है, 14 विद्याओं का जिनमें संग्रह है, वो हमारी अपनी बपौती है, वो हमारी अपनी निधि है। जिस प्रकार हम अपने बाप की संपत्ति को बहुत प्रेम से रक्षा करते हैं, संभालते हैं, उसी प्रकार भारत में जन्म लेने वाले हर बच्चे का, हर नागरिक का कर्तव्य होता है, वो पहले भारत माता की संतान होता है, बाद में अपनी माता की संतान होता है। उसको इस बात का बोध कराया जाना चाहिए कि तुम इस धरती पर पैदा हुए हो, तुम्हारा कर्तव्य है इस वाङ्मय की रक्षा करना। अच्छा, यज्ञोपवीत होता है बच्चे का, यज्ञोपवीत से विद्यारंभ होता है ना। 8 साल के बच्चे का यज्ञोपवीत करके गुरुकुल में भेजते हैं, तो उससे एक बात कही जाती है, और बच्चा नहीं जानता होगा पर हमने उपनयन पद्धति में पढ़ा कि वो कहता है, आचार्य अग्नि से आहुति डालता है जब, तो कहता है कि यथा त्वम अग्नि, कि जैसे अग्नि तुम देवताओं की निधि यज्ञ के रक्षक हो, देवताओं की निधि यज्ञ है, तस्य यज्ञ से निधिपा असि यथा त्वम, जैसे तुम देवताओं की निधि यज्ञ के निधिपा हो, उसी प्रकार तथा हम मनुष्याणाम निधि, मनुष्यों की निधि क्या है? वेद, वेदस्य निधिपो भूयासम। जिस प्रकार देवताओं की निधि यज्ञ की तुम रक्षा करते हो, उसी प्रकार विद्या अध्ययन करके मैं मनुष्यों की निधि वेद की रक्षा करूं, ये विद्या का उद्देश्य है। तो अब बच्चा पैदा होते ही साथ तू डॉक्टर बनेगा, कि तू इंजीनियर बनेगा, कि तू फलाना बनेगा, कि ठिकाना बने। अरे तू ये समझ कि यहाँ पैदा हुआ है भारतवर्ष में, तो तुझे क्या करना है, इस बात का बोध ना माता पिता कराते हैं, ना शिक्षक। माता पिता को खुद ही बोध नहीं रह गया। अब नई पीढ़ी के जो माता पिता आए हैं वो तो पुरानी परंपरा से टूट चुके, उनको मालूम ही नहीं कि बच्चे से क्या कराना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारे भारत में पैदा होने का वैशिष्ट्य क्या है, किस कारण से हम संसार में सबसे बड़े हैं, कौन सी निधि ऐसी हमारे पास है दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो जो राजेंद्र जी ने कहा, हम तो बहुत मतलब गदगद हो गए। वो तो 10 साल में हमारे देश को विश्व गुरु बना रहे, तो हम जिंदा रहे तो देख भी लेंगे, हम तो समझते हैं, और भगवान करे तब तक हम जीवित रह जाएं। ये तो बहुत बड़ा अच्छा मतलब आशावादी तत्व है भाई। किंतु विश्व गुरु तो ये था, और विश्व गुरुत्व का सब कुछ इसके अंदर वर्तमान अभी भी है, अभी ये निर्मूल नहीं हुआ है। अभी ब्रजभूषण बैठे हुए हैं, अभी राधा वल्लभ जी हमारे भाई बैठे हुए हैं, राजेंद्र मिश्र बैठे हुए हैं, वागीश शास्त्री जी बैठे हुए हैं, ऐसे लाखों पंडित हमारे देश में बैठे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, कहीं कोई कमी नहीं। किंतु कमी चिंतन में। हम क्यों सोचें कि शासन कर देगा? शासन कुछ नहीं करेगा, हम ही शासक हैं, प्रजातंत्र में हम ही शासक हैं भाई, हमारी सत्ता है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। वहां तो वोट की गिनती होती, मुंडियां गिनी जाती हैं, तो यदि हमारी मुंडियां ज्यादा हो जाएंगी, जो हम चाहेंगे वो होगा। तो ये तो ऐसे ही तंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र है, उससे बड़ा कोई तंत्र हो भी नहीं सकता। इसलिए कितने हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारी सरकार हम खुद चला रहे हैं। हमें चिंतन करना, हमें काम करना है। संस्कृत ही एकमात्र ऐसा सूत्र है जो पूरे राष्ट्र को एक साथ एक में बांध सकता है, एक ऐसी डोर में लपेट के पूरा संस्कृत ही है। तो इसमें तो तोड़ दिया उनने जाके ब्राह्मणों की भाषा कहकर, तो पहले बताना है कि ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, विश्व भाषा है। ये तुम जहां बैठकर छत्तीसगढ़ी बोल रहे हो तो तुम संस्कृत बोल रहे हो, तुम सिंधी बोल रहे हो तो तुम संस्कृत बोल रहे हो, तुम हिंदी बोल रहे हो तो तुम संस्कृत बोल रहे हो।
जो जहां बैठकर जो कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि हम लोग कान में सुनाई पाते हैं शब्द, हम लोग कान में उसके पीछे से संस्कृत झांक के बोल देती है कि किस धातु से निकल के कौन सा शब्द आ रहा है। तो ये बोध आदमी को करा के उसको जगाया जाए, तुम संस्कृत मत बोलो। संस्कृत पढ़ने वाला, संस्कृत को पढ़ाने वाला, संस्कृत के लिए सोचने वाला, संस्कृत के संवर्धन की चिंता करने वाला, वो सब हमारे अपने आत्मीय हैं। हमको समुदाय बढ़ाना है। हर व्यक्ति जो जहाँ बैठा है, हम क्यों कहें तुम संस्कृत पढ़ने लगो, और भाई 50 साल का आदमी क्यों पढ़ेगा हमारे कहने संस्कृत, वो ना पढ़े, पर संस्कृत के लिए चिंता करे, अपने मन में संकल्प करे कि संस्कृत की रक्षा से संस्कृत रक्षणेन राष्ट्र रक्षणम, संस्कृत की रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी। विद्याएं सब रो रही हैं बैठ करके। हमने पढ़ा था पुरुषोत्तम पुराण में कि युधिष्ठिर गए वन में तो जोर जोर से रोने की आवाज आई, तो जाके देखा तो सारी विद्याएं रो रही थी कि हमारी अब कौन रक्षा करेगा। तो जब तक विद्याएं रो रही थी युधिष्ठिर के काल में, तो अब कहाँ कितना नहीं रोती होंगी। तो ये सारी विद्याएं जो रो रही हैं, इनको कौन संभालेगा? इनको हम ही लोग संभालेंगे। हम भारत की संतानें ही इनको संभाल सकते हैं, दूसरे की शक्ति नहीं इनको संभालने की। हम क्यों शासन का मुंह देखते हैं और हम क्यों विदेशियों का मुंह देखते हैं? हमारे देश में उत्पन्न तो हो गए महर्षि आजाद, इनने जन्म ले तो लिया, तो अभी कहीं कुछ कमी नहीं है। हमारा बीज नाश न हुआ है, न बीज नाश हमारा होगा, किंतु हमें अपनी संख्या को बढ़ाना है। हमको जन जन को ये बतलाना है कि तुम्हारी भाषा संस्कृत है और संस्कृत की रक्षा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म भारतवर्ष में हुआ, नहीं तुम्हारा और कहीं जन्म हो गया होता। अरे भारत में तुम क्यों पैदा हुए? इसलिए पैदा हुए कि संस्कृत की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जनमानस को हमें जगाना है, वो संस्कृत पढ़े चाहे ना पढ़े, पर संस्कृत की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। ये मन उसके बोध में अगर जाग जाता है तो हमारे जीवन की सफलता हो जाएगी। हमको एक सूत्र में इस राष्ट्र को बांधने के लिए इसको पकड़ना है, और जो अंग्रेजों ने तोड़ा है उसको हमें फिर से जोड़ देना है। उस धागे को फिर से जोड़ करके हमको पूरे राष्ट्र के जितने लोग भी हैं जो बैठे इस देश में, जो हिंदू नहीं है वो भी तो हमारी ही संतानें हैं। वहां से तो नहीं आई थी उनकी माताएं, हम ही हिंदू माताओं के गर्भ से तो पैदा होकर सब हुए हैं, जितने सारे भी हैं ये भी हमारी संतानें हैं। और उनकी जो भाषा जो बोलते हैं, उर्दू भाषा संस्कृत से पैदा हुई। उर्दू भाषा कोई अरब की भाषा नहीं, अरब से नहीं आई है, इसी देश की भाषा है। एक वाक्य का सब भाषाओं में आप अनुवाद कर सकते हो, किंतु उर्दू में अनुवाद करोगे तो हिंदी रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये फिल्म बहुत बड़ा माध्यम होता है, ये बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए इसको पंचम वेद कहा भरत मुनि। ये पांचवा वेद है और सार्ववर्णिक है, ये सबके लिए है। ये दो बातें हमें ध्यान रखना चाहिए कि नाट्य वेद जो है पंचम वेद है और सारा लोक इसमें समाहित है, सार्ववर्णिक है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए ये सारे लोगों के लिए, इससे बड़ा कोई माध्यम है ही नहीं आज के युग में। जब फिल्मों ने और टीवी ने हमारे देश के पूरे चरित्र का नाश कर दिया, तो फिल्मों के द्वारा हम देश के चरित्र की वापस रक्षा भी कर सकते हैं। इस देश का सत्यानाश तो फिल्मों ने किया, सारे देश के चरित्र को नष्ट कर दिया, और जनता उन्मत्त होकर उनको ब्रह्म वाक्य के समान सुनती है। तो हम भी जनता को सुना सकते हैं कि देखो जो ये सत्य है। तो इसके देखा फिल्म से बड़ा तो कोई साधन ही नहीं, आज के युग का सर्वोच्च साधन है, जिसमें आपने संस्कृत को जोड़ा है। तो आप तो बहुत अधिक आशीर्वाद और धन्यवाद और सब कुछ के भाजन हैं। सारा संस्कृत जगत आपका अभिनंदन करता है, और आप अपना काम करें। और ये तो खुद ही बैठे हैं हमारे राधा वल्लभ भाई राजेंद्र जी, ये तो जीती जागती लाइब्रेरी है, ये तो साक्षात चलती फिरती लाइब्रेरी है। इनके पास कुछ कमी नहीं है, इन्हीं की रचनाओं को लेकर शुरू कर सकते हैं। इनका जो विक्रम चरितम है वो तो इतना अद्वितीय है कि हम तो समझते हैं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा। इतना अद्वितीय, इतना अद्भुत है वो, इतना सुंदर आपकी रचनाएं हैं कि हम कह नहीं सकते। पर हम क्या बताएं, हम तो फंस गए इस पानी के फंदे में, तो हम आगे कुछ कर ही नहीं पाते। हम तो बहुत बड़े जाल में फंस गए, हम निकल भी नहीं सकते। हम करें क्या, हम ऐसे मझधार में फंसे। हमारा बार बार मन होता है कि हम इसमें फिर से लौट के इसमें वापस चले जाएं। तो अब ठीक है, जितना भगवान कराते हैं, किंतु आपके रूप में भगवान ने आपको अवतीर्ण किया है इस भारत की धरा पर संस्कृत की रक्षा करने के लिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार विस्तार करने के लिए। तो विस्तार का मतलब है कि पूरा देश संस्कृत बोलना ले। अच्छा, संस्कृत राष्ट्रभाषा मान लो हो भी जाती, तो राष्ट्रभाषा होने का ये मतलब थोड़े होता है कि हम उसको बोलने लगे। अपने घर की जो भाषा वही बोलेंगे, राष्ट्रभाषा का अर्थ बोलना नहीं होता। तो इसलिए इन लोगों ने जो कुछ हमारे साथ छल कपट किया वो तो चले गए, मरखप गए, किंतु हम लोग अब मिलके क्या कर सकते हैं, हम इसकी चिंता करना है कि उस कल के नाम से रोते रहने से हमारा काम कुछ होगा नहीं। जन जन को यह मालूम हो जाए कि संस्कृत हमारी जड़ है, और संस्कृत जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष फलता फूलता है, पत्ते सींचने से वृक्ष की रक्षा नहीं होती। तो ये जड़ है,
इसको सींचोगे तो सारी भाषाओं का संवर्धन होगा और सारी संस्कृति का संवर्धन होगा और सारे राष्ट्र का संवर्धन होगा। इसके बिना राष्ट्र का संवर्धन हो नहीं सकता। संस्कृत को छोड़कर आप जितने कर्म करते हैं सब आपके सब विफल जाने वाली हैं सारी क्रियाएं। इस बात का बोध जन जन को आप करा दीजिए। आपके पास बहुत बड़ा माध्यम है, फिल्म से बड़ा कोई माध्यम इस धरती पर अब नहीं है, क्योंकि जनता जब से फिल्में आई तब से जनता ने रामचरितमानस पढ़ना भी छोड़ दिया। अब किसी को कुछ नहीं आता। अब हमने एक विद्यार्थी से पूछा, भैया ये बताओ कि दुर्योधन कौन था? तो बोले हमें नहीं मालूम। तो हमने कहा अच्छा ये बता दो कौरव था कि पांडव था? तो बोलता पांडव था। तो ये चल रहा है पूरे देश में, एमए पास विद्यार्थियों बता रहे हैं। तो ये इतना हमने प्रगति की है देश में। माता पिता बच्चों को कुछ नहीं बताते हैं। माता पिता सुतहि समझावई, उदर भरे सो धर्म सिखावई। माता पिता यही सिखाते हैं कि कैसे करने से तुम्हारा पेट भरेगा और कैसे करने से ज्यादा धन पैदा होगा। माता पिता स्वयं मूर्ख हो चुके हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसलिए इनका जागरण करना और संस्कृत के शास्त्र से, संस्कृत के सहाय से जन जागरण करना, इस जो करना, ये हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो हम लोगों की बात तो कोई सुनता नहीं है, हम लोग वृद्ध हो गए। पर आप जब करेंगे फिल्मों के माध्यम से तो आपकी बात पूरा देश सुनेगा, पूरा विश्व सुनेगा। तो आप अपना काम करें। और हमें आज बहुत प्रसन्नता है कि हमारी संस्था को ये अवसर मिला कि हम आपका अभिनंदन कर सके। हम तो अपने संस्था को सौभाग्यशाली समझते हैं कि एक संस्कृत के लिए इतना बड़ा काम करने वाले इतनी बड़ी विभूति का हमारी संस्था ने सम्मान किया। ये संस्था हमारे आचार्य राधा वल्लभ भाई की संस्था है। यही आए थे, यही पानी शिविर संस्थान का नामकरण करके गए थे और इनकी छत्र छाया में संस्था ने संवर्धन किया। आज भले ही हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, किंतु हमारी संस्था में पढ़ाए हुए विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी पूरी दुनिया में हैं और हमने पाणिनि की एकदम नवीन प्रविधियों को उत्पन्न किया है। और ये अच्छा, संस्कृत के संवर्धन की बात हम 2 मिनट और बोल दें तो ब्रजभूषण हमको संस्कृत संवर्धन के लिए आप कुछ भी करो। शब्द शास्त्र अपार है, अनंत है, ये रचने से नहीं आता। ये तो भाष्यकार ही बता गए थे। भाष्यकार बता गए थे कि बृहस्पति जब नहीं पढ़ा पाए इंद्र को 1000 दिव्य वर्ष में, तो बाकी किसी की ताकत नहीं है। इसलिए पाणिनि का उपाय होना चाहिए और पाणिनि उपाय यही है जिस विधि से हम व्याकरण को पढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया नहीं होगी तो परिष्कार किसका करोगे और दर्शन किसका करोगे? तो प्रक्रिया सबसे बड़ी चीज है, जड़, जिसके द्वारा भाषा पकड़ में आती है। संस्कृत संवर्धन के लिए पाणिनि उपाय होना चाहिए और पाणिनि के उपाय हमारे पास है। साक्षात उपाय में 1 महीने में 10 लकार बच्चे को सिखा देते हैं, आर पार सिखा देते हैं, 1 2 धातु की नहीं, सब। तो पाणिनि ने जिस प्रकार से पाणिनि शास्त्र को देखा है उस प्रकार को लेकर के संस्कृत भारती इतना काम कर रही है, पूरे विश्व में कार्य कर रही है। वो हमारे उपायों को स्वीकार करे, उन उपायों से काम करे तो पूरी दुनिया संस्कृत सीख जाएगी और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो संस्कृत की सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए तो हम लोग पैदा ही हुए हैं। और हम तो नहीं चाहते कि हम मर के मोक्ष पाके पता नहीं कहाँ चले आए, फिर पैदा होकर फिर संस्कृत का काम करें, फिर इसी राष्ट्र पैदा हो, बार बार यही पैदा हो, केवल संस्कृत का काम करें, बाकी कुछ भी ना करें। भोजन न मिले, पानी न मिले, संस्कृत पढ़ने को मिले, बस इस संकल्प को लेकर के हम लोग काम करते रहें। और इतनी बड़ी विभूतियाँ आपकी, आप लोगों ने सबसे मिलाया और ये तो स्वयं अपने आप में सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो इनके मार्गदर्शन को लेकर आप काम करें। अभी तक आपने किसके मार्गदर्शन में किया हम नहीं जानते, हमने पहली बार आपका दर्शन किया और हम आपके दर्शन करके कृतकृत्य हुए। तो आप ये मनीषी जो आपके सामने थे, जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, उनके सहयोग से आप बिल्कुल आधुनिक युग की, ये पुरानी प्राचीन नहीं, बिल्कुल आधुनिक युग की नई नई कथाओं को लेकर कैसा है विक्रम चरितम, आश्चर्यजनक है, छोटा मोटा नहीं है और ऐसा ध्वन्यात्मक है, ऐसा ध्वन्यात्मक है कि ऐसा प्रहार करता है कि पता नहीं चलता। तो इन सब रचनाओं को लेकर धीरे धीरे आप करते जाएं। बड़ी फिल्में बनाए, छोटी छोटी बनाए, छोटे छोटे सीरियल बना दे टीवी वाले भी, तो आम जनता भी देख ले कि संस्कृत क्या होती है। दिखाई तो पड़े इन लोगों के कानों में जाए तो, जो दिन भर कूड़ेदान के समान मालूम नहीं कितने गंदे गंदे किस्म के वो नायक नायिकाओं की को देखते रहते हैं, अभद्र उनके आचरणों को देखते सुनते रहते हैं। पूरा देश बर्बाद हुआ जा रहा है जिनसे, इन पर प्रहार करना है और ये आप ही कर सकते हैं। भगवान आपकी शक्ति को अखंड करे, उसमें अनंत ऊर्जा भर दे भगवान, कि आप इस कार्य को कर सके जो हमारे मन में है वो सत्य हो आपके द्वारा। आपने हमें सुना और ये अवसर दिया हमारी संस्था को। हम वस्तुतः आभारी हैं ब्रजभूषण के भी और आपके भी और आप सारे मनीषी। माता जी का हम सबको आशीर्वाद मिला, ये सामान्य बात नहीं है। माता जी ने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कहा और सबसे बड़ी बात जो कही कि संस्कृत हमारी है, हमारी विरासत है, इसकी रक्षा
करने का जो सामर्थ्य है ये केवल हम में है और हम ही कर सकते हैं, और आजाद जैसे लोग ही कर सकते हैं। इनका नाम भी आजाद है, काम भी आजाद है, जीवन भी आजाद है। कामनी दुबे के दर्शन ही हमको नहीं हुए, हमको ही भाई बहुत धन्यवाद देते अब माता जी वही लाके कराएंगे हम लोग बिलासपुर में, कोरोना खत्म होने दीजिए। कामनी जी को भाई हम बहुत आशीर्वाद देते हैं, जी उनकी अखंड आशीर्वाद है, भगवान उनकी शक्ति को इतना बढ़ाए कि संस्कृत राष्ट्रभाषा बनकर जन जन की भाषा होकर धरती पर फिर से। आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरण विभाग एवं पाणिनीय शोध संस्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में अंतरजालीय संगोष्ठी सम्मान समारोह हुआ। बहुत आनंद आया। इस समारोह में जो हमारे मुख्य अतिथि वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध वागी शास्त्री जी साक्षात शिवावतार हैं, शास्त्रावतार हैं, उनकी उपस्थिति हुई, उनका आशीर्वाद मिला और पद्मश्री से सम्मानित हैं। उनके प्रति मैं माता जी की तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही आज के अभिनव कालिदास पद्मश्री से सम्मानित, और सबसे बड़ी बात यह है हम सब पर सदा कृपा करते हैं। उनका वात्सल्य, उनका स्नेह जो हम सबको मिलता है पंडितों को, वो अद्भुत है। विशेष करके मैंने उनका दर्शन 2003 अरुणाचल प्रदेश में किया, जब वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वहां वो गए थे, मैं वहां प्रवक्ता के पद पर कार्यरत था, पहली नियुक्ति थी और थोड़ा भय भी लग रहा था, लेकिन गुरु जी का जो स्वभाव देखा, प्रेम देखा, वो आज भी अविस्मरणीय है। ऐसे आज के सारस्वता तिथि पद्मश्री विभूषित राजेंद्र मिश्र जी का उद्बोधन हुआ, आशीर्वाद मिला, उनका दर्शन हुआ। तो मैं विश्वविद्यालय की ओर से और पाणिनीय शोध संस्थान की ओर से और बॉम्बे टॉकीज की ओर से, विश्व साहित्य परिषद है अपना, उसके ओर से मैं उनके कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज के समय में जो सबसे उपादेय हम लोगों के लिए जो नए साहित्य के सृजक हैं, और मैं कहूं प्राचीनता और आधुनिकता दोनों को मिलाने वाले हैं। प्राचीन शास्त्रों में भी जो आज आधुनिकता का संस्कार हम देख रहे हैं, उसके सृजक हमारे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व कुलपति महर्षि ऋषि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं, जिनके सानिध्य में नाट्य शास्त्र और साहित्य के अन्य जितनी भी विधाएं हैं, वो सारी विधाएं पुष्पित और फलवित हो रही है। यहाँ तक कि उपन्यास की विधा जो थोड़ा बहुत तो थे, लेकिन वो धाराएं नहीं थी, और जो थी वो भी प्राचीन धारा की थी, लेकिन एक नव्य धारा, एक नया विचार, एक नई क्रांति संस्कृत साहित्य में लाने वाले त्रिपाठी जी हैं। वो आज उपस्थित हुए, उनका दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। उनके प्रति हम सभी प्रणाम करते हैं, प्रणाम पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं आप सभी के तरफ से। साथ ही आज की सभा अध्यक्षा जो माता जी इस शब्द से पूरे विश्व में जानी जाती है, और प्रति वर्ष हजारों छात्र आते हैं, और संस्था में उतने संसाधन नहीं है, फिर भी उनको इधर उधर जोड़ करके और पढ़ाना लिखाना, साधनों को जुटाना, ये बहुत बड़ा कार्य है। और भोजन बनाना और भोजन बनाना, आज सबको देश विदेश में आज लोग पढ़ा रहे हैं। तो आज सभाध्यक्षा रही सभा की, और कितने हृदय से उन्होंने आशीर्वाद दिया हम सबको। हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। साथ ही सबसे बड़ी कृपा दीक्षित जी की है। दीक्षित जी ने आज सच कहा जाए तो हम लोगों को कृतज्ञता ज्ञापन दीक्षित जी की करना चाहिए, क्योंकि आज आशीर्वाद वही थामे, वही ग्रहण किए, और आजाद जी के तरफ से, कामिनी जी के तरफ से, और अभिजीत घटवरिया जी हैं, उन सभी के ओर से मैं दीक्षित जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और भगवान करें वो शतायु हों, स्वस्थ रहें, हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं, विश्वनाथ से कामना करते हैं। अंत में आज के जो हमारे संस्कृत पुरुष हैं, सम्मान्य पुरुष हैं, जिनका हम लोगों ने सम्मान किया, वास्तव में जब भी आजाद जी से मैं मिलता हूं, उनके जीवन को देखता हूं, मैं बिल्कुल आत्मविभोर हो जाता हूं। हमेशा वो एक ही बात कहते हैं, अरे गुरुदेव कैसे इस धारा को आगे बढ़ाया जाए। देव भाषा, संस्कृत भी नहीं बोलते हैं इसके लिए कभी अपने मुख से, कहते हैं देव भाषा, सत्य सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, भारत का गौरव, इसको कैसे विश्व पटल पर ले जाया जाए, इसके तरफ आप आइए, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं।
और खुद ही दिन रात, आपको बता दूं, रात के 1-1 बजे तक रिकॉर्डिंग करते हैं, गाते भी हैं, खुद निर्देशन भी करते हैं और संस्कृत के 1-1 शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं और करके इतनी बड़ी जो फिल्म हम सबको दिए। और जो ही बनी फिल्म सबने देखा, बहुत उसको लोकप्रियता मिली, लेकिन ये महामारी ने आज हम सबको जहां तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आजाद जी से मैं कह रहा हूं, जिस दिन खत्म होगा, वो अगस्त लास्ट हो, सितंबर हो, प्रदेश में हर जगह इसका प्रसारण होगा, प्रचारण होगा। इसका सभी लोग, जितने भी संस्कृत के विद्वान हैं या जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उनको भी जोड़ना है ताकि संस्कृत की तरफ वो आगे आए, देखें। तो आजाद जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, वो आए और इस तरह का अवसर हम सबको दिए कि हम सभी एक मंच पर इकट्ठा होकर के आज संस्कृत चलचित्र, वो भी इसके पहले पिक्चर बनी थी लेकिन वो मुख्य धारा की पिक्चर नहीं थी, जिसमें जो कहा जाता है नवरस, वो सभी रसों का समावेश नहीं था, कहीं भक्ति कहीं वैराग्य, वो एकांगी थे। लेकिन यह जो अहम ब्रह्मास्मि पिक्चर है, इसमें सभी रस हैं, आप जरूर देखिएगा। ऐसे फिल्म का निर्माण किया। तो आजाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, कामिनी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष करके जो हमारे श्रोता है, आज आपको बता दूं, यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का जो फेसबुक है, जिस पर हजारों हजारों लोग जुड़े हैं, सभी इसको देख रहे हैं। और जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए उनके प्रति मैं पाणिनीय शोध संस्थान की तरफ से और अपने विश्वविद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। और यहीं पर ये अंतरजालीय संगोष्ठी सम्मान समारोह संपूर्णता को प्राप्त होती है, संपूर्ति को प्राप्त होती है। और आप सभी कामना करें कि संस्कृत भाषा देव भाषा जन भाषा जल्द ही बने। सबको प्रणाम। यहीं पर अब मैं इसको संपूर्ण करता हूं।